और सीधा ले चलते हैं भोपाल, जहां वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो में 2 वर्ष में बहुत लंबी श्रृंखला है विकास की, वो सब किया है। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 का जो लक्ष्य सामने रखा है कि आने वाला भारत हमारा कैसा होगा, 25 साल का जो रोड मैप माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है और उसमें मध्य प्रदेश का क्या योगदान होगा, उसके लिए हमने ये दृष्टिपत्र भी हमने रखा है। निश्चित रूप से हम उसको पूरा करने में मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से कदम मिला करके काम करेगी और हम हर क्षेत्र में उस विजन में क्या कर सकते हैं, मध्य प्रदेश क्या कर सकता है, वो हम पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि अभी इसके बाद क्वेश्चन आप अपन बाद में पूछ लेंगे, पहले प्रेजेंटेशन अपन देख लें एक बार कर दें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय सभी पत्रकारगण, मेरे सभी कलीग फाइनेंस डिपार्टमेंट से, वाणिज्यकर विभाग से, वो गूंजे किया ऐसे पास रखेंगे। हाँ चलो आपकी जगह है यार, गलत कैसे हो सकती है? तो चलिए अब उसको आगे दूसरी जगह करेंगे फिर अपन। हालांकि माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से जो हम लोगों ने वित्त विभाग में पिछले 2 सालों में कार्य किए हैं वो आप लोगों के सामने रख दिए हैं। फिर भी मैं सिर्फ 7-8 मिनट में जो प्रस्तुतिकरण हम लोग लाए हैं वित्त विभाग की ओर से आप लोगों के सामने रखूंगा। मैं ज्यादा कोई डिटेल में उसमें बात नहीं करूंगा, बिकॉज वो किताब भी आप लोगों को पब्लिश है और फिर आप लोग अगर क्वेश्चंस उसमें पूछना चाहेंगे तो हम लोग उसका उत्तर दे सकेंगे। थोड़ा सा यहाँ, अरे यहाँ कोई है ये ऑफिस वाले? संतोष जी जरा देखना उधर। गणेश देख लो भाई, ये जो वित्त विभाग की संरचना है ये आप सभी लोगों को मालूम है। हमारे 5 HOD ऑफिसेज हैं। ये सारे आंकड़े आपको माननीय वित्त मंत्री जी ने आपको बताए। 4,21,000 करोड़ का हमारा इस बार विनियोग रहा था 25-26 में। शून्य आधारित बजट प्रक्रिया का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम लोग सभी जितने भी हमारे बजट हेड्स होते हैं उसको एक बार संबंधित विभागों से चर्चा करके देख लें कि ये वास्तविक रूप से इसकी राशि जो व्यय हो रही है ये पब्लिक के लिए किस प्रकार से उपयोग में आ रही है। तो इसका पूरा विश्लेषण करके, मतलब हर बजट लाइन में सिर्फ इस तरह से नहीं कि पिछले साल 10 रुपए प्रावधान हुआ था तो इस बार हम 12 रुपए कर दें, अगले साल 14 रुपए कर दें। वो 10 रुपए भी क्यों हुआ था उस पर भी चर्चा की गई और इसलिए शून्य आधारित बजट प्रक्रिया को हमने 25-26 में अपनाया और 26-27 में फिर से उसको अपना रहे हैं। रोलिंग बजट एक बहुत ही नया, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को ये निर्देश दिए थे कि आप लोग मुझे हर समय 1 साल की बात करते हैं, आगामी 3 वर्षों में 4 वर्षों में हमारा बजट किस तरह से, हमारी क्या लाइबिलिटीज रहेंगी, हमारे जो लक्ष्य हैं, सरकार के लक्ष्य हैं, वो किस तरह से पूरा होंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने रोलिंग बजट का कॉन्सेप्ट लाए। हालांकि संविधान हमें सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, तो विधानसभा में तो 26-27 का बजट ही रखा जाएगा और वो पास होगा। लेकिन हमने विभागों से चर्चा करके 27-28 और 28-29 के लिए जो उनका योजनाएं हैं, जो उनके लक्ष्य हैं, उसके अनुसार चर्चा करके हमने अपना एक टेंटेटिव प्रावधान बनाए हैं जो कि विधानसभा में और आप सभी लोगों के लिए सिर्फ पढ़ने के लिए और एनालिसिस करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। ऑब्वियसली उसको विधानसभा में पटल पे नहीं रखा जाएगा, ना विधानसभा द्वारा पारित किया जाएगा। एक पिछले साल आपको याद होगा, आप में से जो जिन साथियों ने भी वो किताब देखी होगी, एक मेरा बजट करके किताब हम लोगों ने पब्लिश की थी। ये प्रयास था कि हमारे आंकड़े सिर्फ हम तक ही सीमित ना रहें, पब्लिक के पास जाएं। जैसा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो राजस्व बढ़ाने का प्रयास होता है तो आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम ही लोगों से वो पैसा आता है, हमारे ही इनकम टैक्स से, हम ही जो चीज खरीदते हैं, GST से वो शासन के पास आता है। तो हम ही लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा राशि कहाँ जा रही है, हमको हमारा राजस्व कैसे शासन को मिलता है। उसका एक प्रयास था मेरा बजट के रूप में। हम लोगों ने QR कोड के माध्यम से भी सारी जानकारियां सभी लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया था।
जिससे कि कभी भी किसी भी समय आप लोग खोलकर वो आंकड़े देख सकें, हमसे क्वेश्चन कर सकें, हमारा परीक्षण कर सकें, हमको मार्गदर्शन दे सकें। तो ये पहला प्रयास था कि जबकि ऐसा नहीं था कि वो 100 किताबें पब्लिश होती हैं बजट में तो आपको गट्ठर लेके चलना पड़ रहा है। आप QR कोड स्कैन करिएगा, आप उसका एनालिसिस करके देखिएगा और हमको क्रॉस क्वेश्चनिंग करिएगा कि आप ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ये विभिन्न संस्थाओं के रिपोर्ट्स हैं, ये पब्लिक रिपोर्ट्स हैं। इसमें मैं सिर्फ प्रस्तुतिकरण में आपका ध्यान लाना चाहता हूं। RBI एक रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, स्टेट ऑफ फाइनेंसेस रिपोर्ट, उसमें हम मध्य प्रदेश की प्रशंसा हुई है, हमारी विश्वसनीयता की प्रशंसा हुई है कि जो हम बजट बनाते हैं, जितना हम एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, जितना हम वास्तविक रूप से बताते हैं कि हम इस सेक्टर में इतना खर्च करेंगे, हम उसको प्राप्त करते हैं। और इसी तरह से भले ही हम IMR MMR में, आप सभी लोगों को मालूम है हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है देश में, लेकिन फिर भी प्रगति के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग बहुत तेजी से अग्रसर हो रहे हैं विकसित राज्यों के जो इंडिकेटर्स हैं उसको मैच करने में। पूंजीगत व्यय के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया, मतलब CAGR जिसे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं, वो 16% है। जो हमारा बजट ग्रो कर रहा है लगभग 13-14% ग्रो कर रहा है, लेकिन पूंजीगत व्यय 16% ग्रो कर रहा है। और ये सबसे बड़ा एक हेल्दी इंडिकेटर होता है प्रदेश के लिए, किसी भी देश के लिए। ऋण के ऊपर बार बार बात उठती है, मैं उसको आगे बताऊंगा। ये पूंजीगत व्यय की स्लाइड है। आर्थिक प्रगति जो भी माननीय वित्त मंत्री जी ने आपको बताया कि हम लोगों का GSDP भी लगभग 11-12% ग्रो कर रहा है। ये नॉमिनल ग्रोथ रेट है, मतलब इन्फ्लेशन मिलाकर। प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि, हम लोग ऑलमोस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा 2.1 से नीचे आ गया है, मतलब ऑलमोस्ट उतना आ गया है। तो हमारी पॉपुलेशन भी अब स्टेबलाइज करेगी। तो उसकी दृष्टि से देखेंगे तो हमारी एक तरफ GSDP में वृद्धि होगी, लेकिन पॉपुलेशन उतनी वृद्धि नहीं होगी, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। ये फिर से ऐसे आंकड़े हैं जो कि ये जो हर समय हर जो वित्तीय संस्थान, जो वित्तीय स्थिति का परीक्षण करते हैं बड़े बड़े संस्थान, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, RBI या अन्य जो भी वित्तीय संस्थान है, वो सब ये सब आंकड़े देखते हैं कि आपकी GSDP की ग्रोथ रेट कैसी है, आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हो रहे हैं वो राजस्व प्राप्तियों से कितना प्रतिशत है, आपका कुल ऋण जो है वो GSDP से कितना प्रतिशत है। तो ये सारे आंकड़ों में हम अभी वर्तमान में मानकों के अनुसार चल रहे हैं। एक भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो हमारा मानक से ऊपर गया है या मानक के अप्रूव नहीं के अनुसार नहीं है। ये कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जो कि शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए हैं। हमने एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में लगभग सभी यात्रा और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के आवेदन जो है वो ऑनलाइन आते हैं। GPF लागू हो गया है। पहले के लोग जब रिटायर होते थे तो वो GPF के सारा मिलान करने अपना AG ऑफिस भागते थे, अब वो मिलान की आवश्यकता ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड ये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए होता है, ये GPF नहीं होता, ये DPF होता है, उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया है और उसकी भी सारी जो प्रक्रियाएं हैं वेतन निर्धारण की वो भी ऑनलाइन की हैं। इससे कोर्ट केसेस में भी कमी हुई है और जो अंतिम पेंशन मिलती है उसमें भी जो पुनर्निर्धारण करना पड़ता है उसमें भी कमी हुई है। ये जो आखिरी आप चीज देख रहे हैं, आज की तारीख में हम लोग लगभग 90% जो शासकीय सेवक हैं, संविदा वालों में और आउटसोर्सिंग में कभी कभी वो वेतन मानदेय भुगतान में एक तारीख को नहीं हो पाता है, लेकिन जो नियमित शासकीय सेवक हैं उनका लगभग 90% से ऊपर लोगों का 1 तारीख को भुगतान हो रहा है। इसी तरह से साइबर ट्रेजरी में UPI POS वगैरह लागू किया गया है। देयकों का निराकरण हम लोग ये जो आप देख रहे हैं चौथा पॉइंट, हितग्राहियों को खाता आधारित या आधार आधारित भुगतान हो रहा है।